थोड़ा सा फोकस अब करना चाहूंगी स्पेसिफिकली ऑन इंडिया सेंट्रिक इश्यूज पर। क्योंकि एक अगर हम उस रीजन की भी बात करें तो उसमें एक नई अलायंस की भी बात आ रही है, मतलब नई अलायंस तो नहीं है लेकिन अग्रीमेंट्स की बात आ रही है। जैसा पाकिस्तान और सऊदी के बीच हमने देखा था कि वन अटैक ऑन ईच अदर्स टेरिटरी को जो है वो लोग म्यूचुअली देखेंगे अटैक के तौर पर। अब ऐसी ही एक अग्रीमेंट की बात आ रही है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच में भी। इन सब की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तरफ हो सकता है दैट मे बी अबाउट दिस इंक्रीजिंग अग्रेसिव यूएस इंटरवेंशन, बट ये इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं सर? नहीं, इंडिया के लिए तो सीरियस है ही, बिकॉज अगर पाकिस्तान एंटर्स इनटू सम काइंड ऑफ अ मिलिट्री अलायंस, हालांकि ये मिलिट्री अलायंस एक तरह से नहीं है जिस तरह क्लासिकल मिलिट्री अलायंस होता है, ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ कंसर्न टू अस। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 10 सालों में हमारे जो सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी पिछले 10 सालों में हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से पिछले 15 सालों में। तो जो सऊदी के साथ हमारा जो कोऑपरेशन था, चाहे टेररिज्म में, चाहे इंटेलिजेंस में, चाहे इकोनॉमी में, उसमें बहुत बदलाव आया है। सो वी हैव टू ऑब्वियसली कीप अ क्लोज वॉच कि इसका मतलब क्या है। मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान सऊदी का जो समझौता हुआ है, फ्रॉम सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू, it is more directed towards Israel, more directed towards Saudi's own problems in the region with Iran. Saudi, we have to remember, yemen में लगा हुआ है लड़ाई के अंदर, सिविल वॉर में। पाकिस्तान के नजरिए से ऑब्वियसली उसके लिए तो एक ही एजेंडा है, इंडिया है, तो उसका सारा का सारा जो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इट इज अ सिंगल पॉइंट एजेंडा। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हमारे लोग सब मालूम है उनको क्या करना है। हम अपने कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, उसमें आई डोंट थिंक वी हैव मच टू वरी अबाउट। बट अगर सऊदी समझता है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला उसके लिए मौजूद है, और अगर ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला कभी यूज करना पड़े सऊदी को, तो इट विल बी अ ह्यूज इंटरनेशनल, इट विल हैव मैसिव इंटरनेशनल रिपरकशंस। और पाकिस्तान को भी मालूम है कि न्यूक्लियर कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर पाकिस्तान समझता है कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस तरह हर जगह अपना दिखाता रहे, हर जगह फ्लॉन्ट करता रहे, ये इट इज जस्ट बेसिकली अ साइन ऑफ कंप्लीट इमेच्योरिटी। इंडिया की यूएस स्ट्रैटेजी क्या है सर? इंडिया की यूएस स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि भारत साष्टांग हो गया है इस वक्त अमेरिका के सामने। हम कॉन्स्टेंटली गिव इन कर रहे हैं बट देयर आर नो टेक्स, इवन दैट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस अभी तक रैप अप नहीं हो पाई। लुक, इट इज क्लियर दैट हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ इस समय, दे आर इन अ बैड प्लेस। जो सारी हमारी अचीवमेंट्स थी पिछले 20-25 सालों की, टुडे दे हैव बीन क्वेश्चनड, एंड नाउ द स्ट्रेटजी व्हाट वी हैव टू फॉलो is a matter of deep consideration inside government, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। इंटेंशन इज नॉट टू मेक मैटर्स वर्स, कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि ये रिश्ते और भी खराब हो जाएं, क्योंकि जो स्टेक्स हैं और जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं हमारी और अमेरिका के बीच में, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ कि हम बिल्कुल ही लेट जाएं और हम अपने सारे के सारे पोजीशंस सैक्रिफाइस कर दें, वो भी हमारी तरफ से तैयारी अभी नहीं है। तो जो दो ये कॉन्फ्लिक्टिंग जो इम्पल्सेस हैं, पॉलिसी इम्पल्सेस, उनका बैलेंस जो है अभी हम देख रहे हैं। तो आप देखेंगी कि पिछले महीनों में इंडियन लीडरशिप हैज अवॉइडेड एनी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और कमेंट्स अगेंस्ट अमेरिका, क्योंकि अगर अमेरिका के खुद के एलाइज, जैसे अभी हमने बात की थी यूरोप में, अगर वो खुद अमेरिका का मतलब एक तरह से पूरा इम्पैक्ट देख रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया तो बहुत पीछे है, बिकॉज वी आर नॉट इवन एन एलाई, वी आर अ फ्रेंड। सो वी हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, हम कितना हम अमेरिका के साथ भिड़ें, लेकिन जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट है, वो हम अभी तक बचा के रख रहे हैं, और मेरा हिसाब है कि हम आगे भी रखेंगे। इसीलिए ट्रेड में हमने ऑफर दिया है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं देने को। तो सर लेकिन मैसेज कोर इंटरेस्ट्स को हम कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि अभी आप पिछले दिनों के भी आप हेडलाइंस को अगर देखें, जो खबरें आई
चाबहार पोर्ट से एग्जिट की बात, इट इज लुकिंग लाइक एन इंक्रीजिंग ऑप्शन की करना पड़ेगा, क्योंकि वो सैंक्शंस वेवर आगे शायद नहीं मिलेगा हमें। तो हमारी जो पूरी की पूरी इंटरेस्ट है इन दैट रीजन, सेंट्रल एशिया या INSTC, उस पर शैडो मार्क लग गए हैं। अभी खबर आई कि ब्रिक्स की जो नेवल एक्सरसाइज हो रही थी उसको हमने ज्वाइन नहीं किया। रशिया से ऑयल परचेस हमारा ऑलरेडी जो है अब काफी कम हो गया है, हमारी खुद पब्लिक रिफाइनरीज ने भी कह दिया है। अमेरिका से जो ऑयल हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज हो चुकी हैं। तो हम तो ऑलरेडी इतना गिव इन कर चुके हैं। शुडंट दिस बी लुकिंग लाइक अ केव इन? No, cave in is a very strong word. I would say realism. Realism. अगर आपके 4-5 मिलियन इंडियंस अमेरिका में हैं, अगर अमेरिका आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है FDI के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, अगर आपकी इतनी डिफेंस इंटरडिपेंडेंस है, आपकी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, आपकी सप्लाई चेन्स, वैल्यू चेन्स आर ऑल लिंक्ड टू अमेरिका, उनको डिस्टर्ब करना, ऑलरेडी ट्रेड में हम देख रहे हैं जैसे हमारे कुछ सेक्टर्स हैं विच आर रियली हर्टिंग बिकॉज ऑफ द 50% टैरिफ। सो वी देयर इज अ, उसमें क्या होता है विदेश नीति में, इन काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, sometimes you have to step back a little bit for the longer and the bigger good. अब अगर ईरान के साथ, अब रशिया के साथ इनकी दिक्कत है, ईरान के साथ दिक्कत है, अब अब अगर आप देखें जिस तरह चाइना ने अमेरिका के साथ व्यवहार किया है, चाइना हैज द कैपेबिलिटी, वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी। थोड़ा रियलिज्म इंडिया के अंदर रहना बहुत जरूरी है इस मौके पे, क्योंकि अगर हम इमोशनल हो जाएं या हम यू नो वी लूज आवर पर्सपेक्टिव, इट इज पॉसिबल कि जो भी हमारे ऊपर डैमेज हो सकता है वो कैन इंक्रीज। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव, जिस नजरिए से आप देख रही हैं, जिस नजरिए से कोई और देख रहा है, इट बॉइल्स डाउन टू दैट। और जिंदगी में और फॉरेन पॉलिसी में कॉम्प्रोमाइज एंड लिव एंड लेट लिव, गिव एंड टेक, ये सब, एंड रियलिज्म कि पावर इज अनइक्वल, ये तो मानी हुई बात है। वी कैनॉट compete in terms of power with America. So अब थोड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं which we have to live with. But on the other hand, I mean, we are going ahead with the BRICS summit. We are going ahead with our relationship with Russia. 2 महीने पहले उनके राष्ट्रपति यहाँ आए थे, और भी एक्सचेंजेस होंगे रशिया के साथ। सो एक तरह से बैलेंस और हमारा जो काम चल रहा है, बट you know, at some stage you have to also, I mean, it's not only India which is having or being forced to adjust. अब कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, मान लीजिए जैसे ब्राजील में या साउथ अफ्रीका में, ये लोग थोड़े ज्यादा फायरी हैं, taking इंडोनेशिया, more, वेनेजुएला के बाद Indonesia, हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं, हाँ, तो मलेशिया के भी। they are putting more frontal positions. Question is whether we should or not. इसमें ये भी है कि this is a political judgment of the leadership, Indian leadership. वो गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन जजमेंट कॉल है कि हम किस तरह कैलिब्रेट करें। और हो सकता है कि अंदर खाना इंडिया और अमेरिका के बीच में ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जिसमें हम उनको, ये भी जो आप कह रही हैं, प्राइवेट में बता रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 5 किया है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो आई मीन द फैक्ट कि वेनेजुएला जैसा एक इंसिडेंट होता है, मदुरो को आप किडनैप कर लेते हैं, व्हाटएवर बी मदुरोस कैरेक्टर, उसको लिटरली आपने किडनैप किया है। इस हम अपनी स्टेटमेंट में अमेरिका का नाम तक नहीं लेते हैं। ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में हमें कहते हैं भाई आप ईरान से ऑयल खरीदना बंद करो, हम बंद कर देते हैं, वेनेजुएला से बंद करो, हम बंद कर देते हैं। अब वही वेनेजुएला पे कब्जा करके वही ऑयल अमेरिका हमें बेचेगा जो हम खरीदेंगे। तो एक कहीं ना कहीं मतलब इंडिया वो देश भी है जो बहुत पुरानी, हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इन द 90s देश में जब सैंक्शंस लगे न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, द कंट्री केम थ्रू इट। तो क्या एक बुली के सामने साष्टांग होना इज एक्चुअली अ गुड स्ट्रैटेजी? No, I'm not saying that. I'm not saying कि Shashtang Huna is a good strategy. I'm saying realism is a good strategy. Maybe not even good. Maybe it is inevitable. You have no choice. क्योंकि अगर आप देखिए, ऐसा है कि अगर ट्रंप ने डिसीजन ले लिया है कि he is going to upend and challenge every single international rule and norm,
लाइक मदुरो है या ईरान है या ग्रीनलैंड है, आपको ये फैसला करना है, यू हैव अ पॉलिसी चॉइस कि आप हर एक्शन के बाद आप एक स्टेटमेंट इशू करेंगे या कड़ी निंदा उस पे करेंगे। ये चॉइस आपके पास है, आप कर सकते हैं। इट इज बट पॉइंट इज इसका लाभ हिंदुस्तान को कितना मिलेगा। तो एक तो ये है कि आप अपना दिखा रहे हैं, अपनी मूछ है कि हम कितना बोल रहे हैं, हम वी आर स्टैंडिंग अप टू द बुली। ये एक नीति हो सकती है और कुछ देश अपना रहे हैं। बट आई थिंक जो इंडिया जो था, अब जैसे न्यूक्लियर पे भी आपने बात करी, जब हमने विस्फोट किया 98 में, हमने ये थोड़ी सोचा कि अमेरिका क्या कहेगा, फ्रांस क्या कहेगा, चाइना क्या कहेगा। हमने जो करना था हमने कर दिया। एक तरह से हम वही अब आज भी कर रहे हैं, चाहे रशिया की नीति हो या ट्रेड की जो डील है अमेरिका के साथ, हम वही कर रहे हैं। सिवाय हम ज्यादा उस पे वी आर नॉट शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप। अब ट्रेड पे जो हमको करना था वो हमने कर दिया है। बेसिक मैसेज अमेरिका के साथ है, आपने 50% लगा दिया है, वी विल लिव विद इट। इसके बाद हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप 50% पे चलना चाहते हैं तो हम कुछ और करेंगे, फिर हम कुछ और अपना रास्ता ढूंढेंगे। बट अगर आप समझते हैं कि आप ढाट पटखार के हमको कुछ और करवा देंगे, वो आज हम लोग नहीं करेंगे। ये एक एक्चुअली बड़ा, और इसलिए उनमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि ये इंडिया क्यों नहीं फोन कर रहा है, क्यों नहीं साष्टांग कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन तो उस बात पे है ना कि हम हमारे राष्ट्रपति को, नेता को आप क्यों नहीं प्रणाम करते हैं, क्यों नहीं पैर छूते हैं। वो सब हम नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। तो आई एम काउंटरिंग योर पिक्चर ऑल्सो कि एक तरह से हम भी, बट इन अ वेरी सटल, इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, वी आर सेइंग वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर पोजीशन। 50% टैरिफ पे इंडिया हैज नॉट क्रम्बल्ड टू इट्स नीज। बट इट्स वेरी फ्रैजाइल। मतलब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है, और प्लस 25% की और बात हो रही है ईरान के साथ अगर ट्रेड करें तो इसका इसका जो सोल्यूशन है वो इंडिया अमेरिका के बीच में नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आप फिर और दोस्त ढूंढिए, आप चाइना ढूंढिए, चाइना से आप अपने रिश्ते ठीक करिए, यूरोप से ठीक करिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपने बहुत ज्यादा अपनी झोली जो है अमेरिका की रिलेशनशिप में भर डाली है, तो फिर उसका तो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तरह से फायदा भी है, दूसरी तरफ से डिपेंडेंसी भी है। अगर आपको डिपेंडेंसी कम करनी है, देन दिस इज द टाइम फॉर डाइवर्सिफिकेशन, and this is the time for internal resilience, internal reform, increasing your manufacturing, leveraging your own big market of 1.4 billion. तो जैसे हम लोगों ने पुराने जमाने में, आफ्टर ऑल इंडिया की हर इंटरनेशनल सैंक्शन जो हमारे ऊपर लगी है has only been from the West. No one else has actually sanctioned India, historically speaking, from 1947. All sanctions against India have been targeted by the West, and we have lived through them. And in every period of difficulty or sanction, we have done very well because we have been forced to take actions which otherwise हम लोग नहीं लेते। चाहे आप स्पेस में देखें, एटॉमिक एनर्जी में देखें, इकोनॉमी में देखें, हर सेक्टर में। तो इस समय हम उसी स्थिति में हैं कि हमारे ऊपर एक तरह से प्रेशर इस तरह का है, और ये मौका है वे वी कैन डू जो हम पहले नहीं करना चाहते थे, वी कैन डू, और जो हम करना चाह रहे थे उसको और तेजी गति से। सो हर चुनौती में एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार इसको भांप रही है बहुत अच्छी तरह से, और बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली हम लोग वी आर टेकिंग एक्शंस टू डाइवर्सिफाई, टू स्पीड अप and to scale up. But there is a certain reality about the America relationship, which you cannot become an Iran, you cannot become a Venezuela, you cannot become a Cuba. You are integrated much more today than you were 30 years ago. ये भी सच्चाई है। So just last two questions. एक, क्योंकि जो यहाँ पर पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ये भी है कि इस सरकार की ज्यादा मजबूरियां हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सरकार के सामने में, क्योंकि एक आपके सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ वहां कोर्ट में मामले हैं, दूसरा आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ भी जो है वहां डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केसेस चल रहे हैं। क्या वो आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इन फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी नेगोशिएशंस? No, I don't think so. I think ये ज़्यादा sensationalism है. I wouldn't like to get into this. This is more of Indian media creation. It's coming more from a political opposition to the Modi government.
uh, as far as Indian businessmen is concerned, बहुत बातें होती हैं. Why is a Indian business tycoon or an Indian business empire uh, considered, considered immoral or not good, when every Western economy has thrived, particularly American economy, on big business. Big business is very much part of the American economy, of the European economy, the Japanese economy, the Korean, German, everyone. Every country, every big economy, Chinese economy. तो अगर इंडिया में कुछ बिग बिजनेस है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड. well, there's no problem. या तो आप कहते हैं कि हम या सब महात्मा गांधी हो जाएं, किसी खादी से बनाए कुछ आगे ना बढ़ें, सब सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइज में रहें. ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग, बिग बिजनेस इज डेवलपिंग, कॉन्ग्लोमरेट्स आर डेवलपिंग. बहुत अच्छी बात है एक तरह से. सो ये कहना कि बिग बिजनेस इन इंडिया बाय डेफिनेशन इज रॉन्ग, बट बिग बिजनेस इन अमेरिका एंड यूरोप एंड जापान एंड चाइना इज ऑल राइट, ये तो अजीब बात है. उसमें तो कोई क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है. ओके इसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की लीडर से बात किया था अबाउट द पॉलिटिकल अटैक्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस. वो आप बातचीत देख सकते हैं. फाइनल क्वेश्चन सर, इंडियाज वर्ल्ड मैगजीन में जो आपकी लेटेस्ट एसे आई है उसमें यू राइट न्यू दिल्लीज एंगेजमेंट विद मॉस्को रिफ्लेक्ट्स हेजिंग rather than alignment aimed at preserving options and preventing over dependence on any single power. Is this a shift also? बिकॉज आई मीन एट द एंड ऑफ द डे रशिया के साथ भी जो आपने समिट लेवल मीटिंग की बात की बिटवीन मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर मोदी, इट्स इंटरेस्टिंग कि यूरोप और अमेरिका में ये कहा गया कि देखो वो आए जरूर, हग किया, उनको गाड़ी में लेकर गए, लेकिन जिस तरह के अग्रीमेंट्स अनाउंसमेंट हो सकते थे डिफेंस वगैरह को लेकर वो नहीं हुए. तो कहीं ना कहीं रूस को भी ये दिखाया गया कि भाई हम आउट ऑफ द वे नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर हमारी दुश्मनी और मुश्किलें और बढ़ जाएंगी अमेरिका के साथ में. नहीं, ब्रॉडली स्पीकिंग आई वुड से जो हमारी रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो फालतू में पिछले 2022 से इतनी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखी जा रही है. सब लोग भूल जाते हैं कि वो 1947 से 2022 तक अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी. जब आते थे पुतिन या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे, एक सिंगल लाइन की कवरेज नहीं होती थी वेस्टर्न मीडिया में. दे वर नॉट बॉदर्ड. इतना सब हो रहा था पिछले 70 साल में जो रशिया के साथ बिल्डअप हुआ है रिलेशनशिप का, ऐसे ही थोड़ी हो गया. आना जाना एग्रीमेंट्स ये वो, उस समय नो वन वाज बॉदर्ड. अब क्योंकि ये 2022 से अब सब एक एक छोटी छोटी चीज जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से सब देख रहे हैं. सो इट इज अ लिटिल absurd. ये रिलेशनशिप जो है इट इज नॉट बीन बिल्ट इन वन मीटिंग और वन समिट. इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ decades of investment. Now there is no secret कि 2022 के पहले भी our economic relations, trade relations with Russia were very small. 10-20 मैक्सिमम 20 बिलियन टोटल बायलैटरल टर्नओवर. चाइना के साथ 120 बिलियन है. तो अगर आप इसी मेट्रिक को यूज करके आर्ग्यू करेंगे कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, तब तो ये सच्चाई तो 10 साल पहले 15 साल पहले भी थी. पर कि ये क्या वजह है, व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग इंडिया एंड रशिया टुगेदर, ये सोचने की बात है. इट इज नॉट ट्रेड, क्योंकि अगर ट्रेड ही होता तो खत्म हो जाता आज तक रिलेशनशिप. क्योंकि ट्रेड हमारा चाइना के साथ है, यूरोप और अमेरिका, रशिया के साथ बहुत कम है. तो व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट एस्पेक्ट, इनविजिबल एस्पेक्ट दैट इज ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स रशिया एंड ड्राइविंग रशिया टुवर्ड्स इंडिया? कुछ तो बात होगी ना कि हम इस पे कंटिन्यू करें जा रहे हैं. एंड बियॉन्ड डिफेंस. तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कोशिश करी थी, जितना वो टाइम मिला वहां पे स्पेस मिली, टू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि जियोपॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट्स अबाउट बिगर थिंग्स. हेजिंग इज वन वे टू डिस्क्राइब इट, बट कीपिंग ऑप्शंस ओपन इज क्रिटिकल. अभी आपने कहा कि इंडिया साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहा है. एक ये तरीका भी है कि हम कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं वो हम कायम रखेंगे, चाहे हमारे पर जितना दबाव आ जाए. हाँ, जहां तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कल को आप कह दीजिए कि हम रशिया से नाते तोड़ दें, ऐसा मुझे लगता नहीं कि कभी होने वाला है. और सबको ये मालूम, एक्चुअली पिछले 2-3 साल में सबको ये भी एहसास हो गया पश्चिमी देशों में. अब तो वो खुद कह रहे हैं रशिया इज पार्ट ऑफ यूरोप. तो ये जो उल्टा पुल्टा होता है जियोपॉलिटिक्स में, कल के दोस्त आज के दुश्मन हो जाते हैं और कल के दुश्मन आज के दोस्त,
ये सब तो चलता है और ट्रम्प साहब तो खुद ही दिखा रहे हैं कि कल के दुश्मन आज के सबसे बढ़िया दोस्त हो गए। आसिम मुनीर वो कहते हैं दुनिया के सबसे बढ़िया फील्ड मार्शल हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में इंडिया को क्या करना चाहिए, ये तो हम सबको समझ में आती है बात। चलिए सर, आपके साथ बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से आपको मैं वापस ला सकूं पॉडकास्ट पर, ताकि साउथ एशिया पर बात कर सकूं, हमारे पड़ोसी मुल्कों पर बात कर सकूं, जहां अहम चुनाव होने हैं, नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक। लेकिन आज फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। तो जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का भी शुक्रिया। और जो पार्ट 1 है ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, जिसमें हमने बात की अमेरिका और ट्रंप के स्ट्रैटेजी पर कि क्या कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर है भी या नहीं, वो भी आप जरूर देखिएगा। और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन अलर्ट करना, आप प्रेस करना ना भूलें तमाम अलर्ट्स के लिए।